एप्पल का जितनी भी एआई की मशीन लर्निंग की वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं किसके थ्रू करते हैं, कोरएमएल। देखिए जिस तरह यहाँ पे देखिएगा ये दो स्लाइडें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद देखिएगा। यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है कुछ यानी कि फ्रेमवर्क के थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, कुछ के थ्रू हम अपने मॉडल को उसके लाइव डिप्लॉयमेंट करवाते हैं। यहाँ पे देखिए टेंसरफ्लो इंक्लूडिंग केरास हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। मॉडल टेंसरफ्लो के थ्रू हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और टेंसरफ्लो के थ्रू आप अपने प्रोडक्शन लेवल तक उसके मॉडल्स को डिप्लॉय भी करवा सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं टेंसरफ्लो सर्विस। तो इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप उसको रियल टाइम उसको डिप्लॉय करवा के उसकी बेस पे आप क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो बोलते हैं इन्फ्रेंस, जो भी आप उसको इनपुट के तौर पे डेटा दे रहे हैं उसकी बेस पे आप अपनी क्या करें, प्रोडक्शन करें, फोरकास्टिंग करें। तो कहने का मतलब ये था कि टेंसरफ्लो के थ्रू आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट भी करवा सकते हैं। और ओवरएमएल जो है इसको सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है और ट्रेनिंग हम उसकी टेंसरफ्लो पाइटॉर्च के अंदर ही करते हैं। लोग ऑफलाइन डेस्कटॉप के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप उसको डेस्कटॉप के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद पाइटॉर्च को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, मैक्सटेंट को ट्रेनिंग के लिए और टेंसरफ्लो सर्विंग को एज लाइक डिप्लॉयमेंट के लिए, और टेंसरफ्लो लाइट को भी एंड्रॉइड को iOS के ऊपर मॉडल को डिप्लॉय करवाने के लिए, और TensorFlow.js को एज अ क्लाइंट साइड पे लेकर ब्राउज़र साइड पे मॉडल को डिप्लॉय करवाने के लिए, ML5.js लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपने मॉडल ट्रेन किया हुआ TensorFlow.js के अंदर रहते हुए उसको मॉडल को एज अ क्लाइंट साइड डिप्लॉय करवाना उसके लिए। और ORML ये होता है कि अगर आपने अपने मॉडल्स को मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग के मॉडल्स को, ये क्लासिफिकेशन का है, सेगमेंटेशन का है, डिटेक्शन का है, जो भी है, अगर आपने उसको पाइटॉर्च के अंदर या टेंसरफ्लो के अंदर बनाया हुआ है उसको फिर आप अपने अगर आप उसको iOS की डिवाइस पर डिप्लॉय करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं ORML। मींस के ORML क्या है, ORML इज द फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट मशीन लर्निंग मॉडल्स इनटू योर ऐप। और इसके अंदर मॉडल को क्रिएट करते हैं, ORML को यूज करते हैं, देन बाद उसको अपने मॉडल को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर iPod लाइक iPad उसके ऊपर क्या करवा देते हैं, उसको डिप्लॉय करवाते हैं। ट्रेन किस में करना है, टेंसरफ्लो में रहते हुए करना। हाँ, एक चीज के अंदर ये है कि जो जितनी भी iOS की एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है, iMac की जो भी है, उसके लिए हम स्विफ्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। एप्पल ये कहता है कि अगर आपने अपना मॉडल स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर ट्रेन किया हुआ है तो टेंसरफ्लो आप स्विफ्ट लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पाइथन को, JS को ही सपोर्ट करता है, ये स्विफ्ट लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। बट इसके साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। अभी तक स्विफ्ट लैंग्वेज टेंसरफ्लो के साथ स्टेबल नहीं है। इसलिए एप्पल वाले ये कहते हैं कि आप अपने मॉडल को टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च के थ्रू इंप्लीमेंट करें और उसको जो डिप्लॉय करवा, जाहिर बात है जब आप उसके अंदर मॉडल को ट्रेन करेंगे तो लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, पाइथन यूज होगी। तो मॉडल उसमें ट्रेन करें, बाद में ORML के थ्रू हम उसको इंटीग्रेट करते हैं कि पाइथन के कोड को हम अपने उसको इंटीग्रेट करके उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। बात समझ आई? जब अपनी मशीन लर्निंग के रियल टाइम मॉडल्स को डिप्लॉय करवाया जाता है iOS के ऊपर या डिफरेंट iMac एप्लीकेशन, iPad की एप्लीकेशन के ऊपर क्या यूज करते हैं, ORML। ओके, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसके अंदर? ORML के अंदर रहते हुए ना, इसके अंदर इसके दो तीन प्लेटफॉर्म हैं जो हम यूज करते हैं। एक तो है लाइक स्विफ्ट का अपना प्लेटफॉर्म है, एक है उनका प्लेग्राउंड प्लेटफॉर्म है। तो स्विफ्ट के प्लेग्राउंड के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो रियल टाइम उनका एक अपना टूल भी है, वो क्या नाम है, एक्सपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। बट एक्सपोर्ट की ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है तो हम उसके अंदर भी अपने डिफरेंट टूल्स को ही यूज करते हैं, डिफरेंट वगैरह को यूज करते हैं। वो बेसिकली अपने जो एप्पल वाले वो ज़्यादा एक्सपोर्ट ही यूज करते हैं। ऐसी है जी शाकिर यूज किया एक्सपोर्ट, व्हाट्सएप यूज कर रहा है सर जी 12 GB का फोर मॉडल कौन खुद हो गया कहेंगे ना, ये आपने टेंसरफ्लो के अंदर, ये पाइटॉर्च के अंदर बनाएंगे यूजिंग अ पाइथन। जो हमने मॉडल सेव किया हुआ ये वो हाँ, ये जो आपने मॉडल सेव किया ना, जो आपने फाइल है जो आपने सेव किया, तो आप ORML के थ्रू फिर आप क्या करवाएंगे, अपनी डिफरेंट एप्पल की डिवाइसेस के ऊपर आप उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। मेन पर्पस क्या है, मॉडल को ट्रेन करना। उसके बाद जो ORML है वो कहती है आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ विजन की एप्लीकेशन है, यानी कंप्यूटर विजन की, या आपकी NLP की एप्लीकेशन हो सकती है, स्पीच की, साउंड एनालिसिस की। उसके बाद बैकएंड पे आपको हार्डवेयर यूज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा वो खुद ही ऑटोमेटिक। और इस तरह ORML ये कहती है कि आप इमेज क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वीडियो की, मोशन की, साउंड की, टेक्स्ट की, टैबलर की, आप इसके थ्रू कर सकते हैं।
और उसके साथ कौन कौन से लाइक फ्रेमवर्क यूज़ हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर, पाइटॉर्च, लाइक एस्किलन, एक्सपोस्ट, एलबीएस, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और कोर एमएल ये कहती है जब मैं इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं हम तो ये लाइक आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने कस्टम भी बना सकते हैं, सिंपल CNN को भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी वो रियल टाइम अपनी इमेज की क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीन नेट है, ये 2016 में आया था, रेजनेट हमारा ये 15 में आया था, और मोबाइल नेट 17 में आया था। ये इनके डिफरेंट वर्जन है। करना वही होता है, मॉडल को ट्रेन करना, उसकी वजह से वैल्यूएशन करना, बार बार मॉडल को रिट्रेन करना अपने जीपैक में GPU बेस पे। अगर आप इमेज की सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, यूनेट को और डीप लैब B3 को यूज़ करते हैं। अगर आप रियल टाइम ये सारे इमेज क्लासिफिकेशन और इमेज सेगमेंटेशन ये किसमें आती है, कंप्यूटर विजन। और जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है ये भी किसमें आती है, कंप्यूटर विजन। जो क्वेश्चन आंसरिंग पोस्ट डिटेक्शन किसमें आती है, कंप्यूटर विजन के अंदर। क्वेश्चन आंसरिंग ये आती है NLP के अंदर, जो आप चैट रूम में आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्लियर है? तो अच्छा, कोर एमएल कहता है कि जितने भी हम डिफरेंट मॉडल्स को क्रिएट करते हैं तो इसमें से ये हम आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर लाइक इमेज क्लासिफिकेशन है, वो पोस्ट डिटेक्शन है, और वो साउंड की डिटेक्शन है, वो स्पीच रिकग्निशन जो भी है। उसमें से लाइक आपका योलो है, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, वेव नेट है अपनी रियल टाइम स्पीच को रिकग्नाइज करने के लिए, इस तरह की GPT है, GPT-3 है, सो इस तरह के। ओके, तो ये वो मॉडल्स हैं जिसके थ्रू वो अपने एप्पल वाले अपने डिफरेंट आर्किटेक्चर की बेस पर अपने मॉडल्स को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आप रिलोड कर सकते हैं आगे। लर्न मोड में आएंगे, डाउनलोड करते हैं तो क्रिएट एमएल, मॉडल्स भी आते हैं, मॉडल देखते हैं कौन सा यूज़ करते हैं इमेजेस के लिए। कोर एमएल मॉडल्स यूज़ करते हैं। कहता है कि अगर आप इमेजेस के लिए काम कर रहे हैं तो रियल टाइम अपनी डेप्थ एस्टिमेशन और ड्राइंग क्लासिफिकेशन, ये इसमें हमने काम नहीं किया था एमडिस वाला, ये उसमें डिप्लॉय कर अपनी उन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है, आप उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं अपने आईपैड डिवाइस में। ड्राइंग क्लासिफिकेशन, अगर आप देखिए ड्राइंग बना रहे होते हैं, उस ड्राइंग के सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देना। आपने एक लाइक 2-3 लाइक आइज बनाई, नोज बनाया, वो उसको ऑटोमेटिकली उसी बेस पे उसका आगे फर्दर जो सीक्वेंस होगा, लाइक वो कैट बनेगी या लाइक कोई और एनिमल बनेगा, उसके सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देना। इसको कहते हैं सीक्वेंस मॉडलिंग। उसके बाद इमेज क्लासिफिकेशन के लिए वो मोबाइल नेट V2 यूज़ कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के रेजनेट को भी यूज़ कर रहे हैं, और स्मॉल डीप नेटवर्क के लिए वो स्क्रीन नेट को भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह रियल टाइम इमेज सेगमेंटेशन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, और उसकी पोस्ट डिटेक्शन के लिए पोस्ट नेट यूज़ कर रहे हैं, और इसको लाइक टेक्स्ट के लिए वो और मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये काम तो ये बता रहा था कि हम अपने रियल टाइम मॉडल्स को बना के कहाँ पे डिप्लॉय करवाते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ बाद में, बाकी दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। हम ये पास के बारे में बात करें जिसको तो होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अपने स्पेसिफिक इमेज को रीड करने के लिए हमने IAM रीड यूज़ किया था। हमारे पास जो रियल टाइम जो इमेजेस थी वो क्या थी, RGB में। उसके बाद हमने चेक किया था कि हमारे पास रियल टाइम जो कस्टम इमेजेस होती है उसकी हर एक की विड्थ हाइट क्या होती है, चेंज होती है। उसकी पहले हमने क्या निकाली थी, हर एक इमेज की, बेशक वो पैरासिटाइज इमेजेस हैं या बेशक वो एक अनरिफ्लेक्टेड है, तो हमने उन इमेजेस की हाइट और विड्थ की जो मीन वैल्यू थी वो निकाली थी इस लॉजिक के थ्रू। तो उसके बाद हमने इमेज डेटा जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, मैंने कहा था जो हमारे पास जो रियल टाइम इमेजेस होती हैं, जूरिन होता है वो उसके अंदर जो आपकी जो इमेजेस बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं, क्योंकि एक आपका मॉडल क्लीन होगा, वो एक बहुत अच्छी पिक्चर आएगी, उसकी बेस पे वो फॉरन प्रोडक्शन कर लेगा। समटाइम मैंने कहा था वो रोटेट हो सकती है, उसका जूम लेवल कोई और हो सकता है, उसकी ब्राइटनेस और हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप हो सकती है वगैरह वगैरह। तो उसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उस इमेज की ऑगमेंटेशन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, इमेज डेटा जनरेटर। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इमेज ऑगमेंटेशन या डेटा ऑगमेंटेशन भी कहते हैं। तो मैंने कल आपके साथ एक छोटी सी वीडियो भी शेयर की थी, पढ़ी थी, सुनी? यस सर, सुना। इसके अंदर वो बताता है तो थोड़ा सा करते हैं टेंसर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वो अच्छे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, 10-15 वीडियो बनी हुई है। इसका नाम था लाइक
मशीन लर्निंग, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, इसको पढ़िएगा ज़्यादा। ये वाला आदमी है। फाउंडेशन के तौर पे 8-10 वीडियो बनाई हुई है, ये कल हम इसको थोड़ा सा पढ़ाया था चैनल। Hi, and welcome back to Machine Learning Foundations. I'm Lawrence Moroney, your host and guide. कल ये आपको दिखा रहे थे, ये With हमारे the पास use of ये the images थी, cameras, yes. बड़ी Then सही the क्या use है of the उसको set. ट्रांसफॉर्म करना, उसको रोटेट करना, उसकी शेयर रेंज को चेक करना वगैरह था, ये सारी चीज़ें। Aim is the cap on the right. छोटी सी वीडियोस हैं, आप यहाँ जाके इसको सुन सकते हैं। ये इसकी ये प्लेलिस्ट, ये बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, सारे आपने पढ़े हुए हैं, इसको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करें। बाकी ये है और टोकनाइजेशन की एनएलपी भी आती है, इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है आपने, ये क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये तकरीबन पहले के 10 वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो पढ़ने की कोशिश करना है, सुनने की। इंशाल्लाह बाकी ब्रेक के तो बाद ये था हमारे पास इमेज सबर तो कर रही है तो रिवाइज तो करने दे यार। हमारे कंप्यूटर वीएस के अंदर अपनी तुम्हारे लिए रिवाइज कर रहे हैं जो नहीं आए। कस्टम इमेजेस कस्टम इमेजेस को, ठीक है, ताकि हमारी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कस्टम इमेजेस यूज करेंगे तो हो सकता है आपका जो CNN का मॉडल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी ना दे। मैंने कहा था उसके रियल टाइम ओवरफिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करें, इमेज डाटा ओवरफिटिंग जनरेटर। को कंट्रोल करने के लिए हमने कहा था हम अनलिस्टॉपिंग भी यूज़ करते हैं अगर आपका मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ड्रॉप आउट लेयर भी यूज़ करते हैं अगर आपकी लाइक उसमें से कुछ लेयर्स को हम क्या करते हैं ड्रॉप आउट करते हैं। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट ये था, उसकी स्केलिंग करते हैं इमेजेस की, वो उसको क्या कहते थे हम, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वो किसके थ्रू करते थे, उसके रीस्केलिंग करके, ये देखिए इसको रीस्केलिंग, इसको रीस्केलिंग आज भी मैंने इसको रीस्केल किया। तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने स्टडी किए। उसके बाद हमने बैच साइज रखा था और हमने जो उसकी हर एक इमेजेस की जो मीन और हाइट और विड्थ की मीन निकाली थी वो था ये हमारे पास। और ये अच्छा मैं बार बार मैंने कल भी एक आपको अलर्ट किया था, अगर आपकी कंपनी आपको डेटा देती है ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करके ऑलरेडी, फिर आप अपना वैलिडेशन स्प्लिट पास नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कह लें कि ऑलरेडी वो ट्रेन और टेस्ट के अंदर जो मल्टीपल कैटेगरीज का डेटा स्प्लिट है, फिर हम इन्हें इसको यूज नहीं करना, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0.0 होती है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ लाइक 2 ही फोल्डर है, पैरास्टाइज का और अनइंफेक्टेड का, हमने इसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करवाना है, ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे लाइक देखिए मेरी बात एक और चीज याद नहीं है, जो इमेज डेटा जनरेटर है वो सिर्फ अपनी इमेजेस की ऑगमेंटेशन नहीं कर रहा, उसकी बेस पे मैंने कहा था एक एग्जिस्टिंग डेटा की बेस पे एक न्यू डेटा जनरेट भी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, क्योंकि वो डेटा जनरेट करना जो उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। मैंने ये भी कहा था जब आप उसको रियल टाइम डेटा को फॉर ट्रेनिंग के लिए और फॉर टेस्टिंग के लिए जनरेट करवा रहे हैं, तो उन डेटा को जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको आप सेव भी कर सकते हैं, किसके अंदर, अपनी डायरेक्टरी के अंदर, किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव टू डायरेक्टरी, और उसका प्रीफिक्स क्या होगा, सेव फॉर्मेट क्या होगा, जो आपकी जो रियल टाइम। अब देखें ना, जब हमने इसको 0.2 का, तो 0.2 में इसके टेस्टिंग के लिए चला जाए, वैलिडेशन के लिए चला जाए, और 80% किसमें चला जाए, और ट्रेनिंग के अंदर चला जाए। तो ट्रेनिंग के अंदर कितनी इमेजेस आई थी, तो बैकेंड पे उसने ट्रेन का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर उसने इतनी इमेजेस को स्टोर करवा दिया था फॉर लाइक 2 क्लासेस के लिए, और पैरासिटाइज के लिए और अनइन्फेक्टेड के लिए, ठीक है। जब हम सिंगल इमेज की प्रोडक्शन करेंगे जिसका रिजल्ट लाइक 1 के करीब आएगा, वो हमारे पास 100% होगा कि वो किससे बिलोंग कर रही है, किससे, वो अनइन्फेक्टेड से बिलोंग कर रही है। अदरवाइज वो किससे बिलोंग कर रही है, तो 0 के पास रिजल्ट आ रहा है, उसमें होगा पैरासिटाइज से बिलोंग कर रही है। उसके बाद मैं एक और 2 ऑप्शन बताए थे कि अगर आप अपने रियल टाइम डेटा को, इमेजेस को जो ट्रांसफॉर्म हुई है उसको जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए या तो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी यूज करते थे, या तो मैंने बताया था दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, इमेज डाटा फ्रॉम डायरेक्टरी, इमेज क्लासिफिकेशन, फिर यही वाली होगी, वो क्या यूज कर रहा चार्जिंग था, हो रही है ना तेरी सही, वो यूज कर रहा था फिर ये होगी बाकी tf.keras.image मैंने कहा था वो चार्ज नहीं हो रहा, हमने रिवाइज तो नहीं कर रही ये ओल्ड हो चुका है,
इसके थ्रू भी हम अपने ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए अपने ट्रांसफॉर्म इमेजेस को जनरेट कर सकते कैसे पता हैं। चलता कौन सी बट मैंने कहा था सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने इमेज डेटा जनरेटर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के मोस्टली साइड पे होता है। थ्रू आप अपने ट्रेनिंग के Left लिए side. और टेस्टिंग के लिए इमेजेस को क्या करें जनरेट करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तेरी कौन सी वीडियो के अंदर। तो ओवरफिटिंग से ओवरफिटिंग को कंट्रोल तेरे इधर दो। इस वजह से इसको करना पड़ता है। मेरी इधर में उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने इधर ही पोजीशन लेयर मैक्रो लेयर यूज की थी और इसका यहाँ इस पे पे नहीं इनपुट शेप होता। क्या रखी थी हमने इस पे मुझे लग रहा ये है 128 by 120 जो हमने अपने रियल टाइम इमेजेस का मीन निकाला था वो था, और 30 का क्या था हमारी आर्टिकल, और कर्नल साइज हमने 4x4 का रखा था, और 16 उसके फीचर मैप रखे थे। आप इस तरह फीचर मैप को रिपीट भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। आप 3 कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करके बाद में पूरी लेयर अप्लाई कर लें, ये भी कर सकते हैं। आप हर एक कन्वोल्यूशन लेयर के बाद पूरी लेयर लेयर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। उसके बाद हमने अपने डेटा को पूरी लेयर का डेटा जो हमारा डेटा पूरी लेयर के बाद आता है, उसके बाद उसको फ्लैटिंग करने के लिए, उसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैट लेयर, उसके बाद अपनी फुली कनेक्टेड लेयर्स, उसके बाद ड्रॉपर लेयर, उसके बाद हमारी आउटपुट लेयर। ये कौन सी लेयर थी हमारी आउटपुट लेयर। और सिग्मॉइड को लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी क्लासिफिकेशन है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन निकाले तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट टेक्स्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे और याद रखिएगा जब आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी अदरवाइज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और आरएमएस प्रॉब आप क्लासिफिकेशन करें, रिग्रेशन रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम आरएमएस प्रॉब ज़्यादा अच्छा सॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू एडम, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी की जगह पे देखिए एमएससी की बीच पर डाला एमए मीडियम स्पीड डाला वगैरह पास कर सकते हैं। और उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग यूज़ किया था, और उसके बाद उसके अंदर अर्ली स्टॉपिंग अपने जो ईपॉक्स को स्टॉप कहाँ पे करता है, एज वैलिडेशन लॉस की बेस पे। वैलिडेशन लॉस कहाँ पास किया जाता है, ये वाला देखिए जो आपका टेस्टिंग डेटा है वो हमने यहाँ पे पास किया। ओके, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा था। ट्रेनिंग डेटा की बेस पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा, और टेस्टिंग डेटा की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, ताकि दोनों के साथ जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं दोनों के साथ स्टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम ईपॉक्स पास किया, तो उसके बाद अभी टॉपिक ऑब्जेक्ट पास किया, तो हमारे पास जस्ट 2 ईपॉक्स पास। जब 2 ईपॉक्स पास किए तो हमारे पास ये लॉस होता है, ये होता है ट्रेनिंग लॉस, तो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग लॉस आपका 0.2 आ रहा है। और उसका जो वैलिडेशन लॉस है, इसके जब आपका टेस्टिंग लॉस है वो क्या आ रहा है, 0.2 आ गया, और ये 0.2 आ गया। इसका मतलब दोनों क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब आपके ओवरफिटिंग को कंट्रोल किया, क्योंकि ज़्यादा अभी इसकी देखिए, और इसकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है वो 0.93 आ रही है, उसकी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो 0.93 आ रही है। जब आप उसकी ज़्यादा ईपॉक्स पास करेंगे तो आपके पास इस तरह का लाइक उसकी वैल्यूएशन का वो ग्राफ नजर आ रहा होगा, तो ज़्यादा ईपॉक्स पास करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास मैंने कहा था 20,000 इमेजेस है, अगर आप उसको 20 ईपॉक्स पास करेंगे तो तकरीबन 2 या 2.5 घंटे लगेगा CPU की मशीन में। तो यहाँ पे जब आप मॉडल क्रिएट करेंगे ना, ये वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन के तौर पे यूज किए गए। इस आर्टिकल की तरह पढ़ेंगे ना, ये वो रिजल्ट्स हैं जब उसने डेटा की ऑगमेंटेशन नहीं की, और जब बाद में उसने ओवरफिटिंग को कंट्रोल करने के लिए डेटा की ऑगमेंटेशन की, फिर रिजल्ट देखना तो आप रैंडम फॉलिंग और रैंडम रोटेशन रैंडम जूम को यूज किया। हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किए थे, हमने यहाँ पे यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि बाद में यूज करेंगे। ये तो उसने सिर्फ एक उसने आने के लिए इस तरह किया। उसके बाद जो हमारी इमेज ट्रांसफॉर्म हुई थी वो ये नज़र आ रही थी, जिस तरह उसने उसको किसी को लाइक रोटेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया वगैरह सारे बात। उसके बाद उसने ड्रॉपर लेयर यूज़ की थी वगैरह। उसके बाद उसने मॉडल को ट्रेन किया था, उसने मॉडल को ट्रेन किया 15 बॉक्स पे, और उसके बाद उसको ट्रेन डेटा दिया, और उसको टेस्ट डेटा दिया, और एक बॉक्स पास। उसके बाद हमने डेटा को विजुअलाइज किया। अब हमने करनी है एवैल्यूएशन, ये एवैल्यूएशन। अब उसके देखिएगा ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ये थी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी। टेस्टिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी ब्लू जो आपकी ब्लू लाइन की जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ये आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, और ये आपकी टेस्टिंग एक्यूरेसी, दोनों बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपने विद और डेटा ऑगमेंटेशन कर रहे थे तो ये देखिए ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही थी, बट आपकी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम आ रही। और इसी तरह आपका ट्रेनिंग लॉस तो क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, बट आपका टेस्टिंग लॉस क्या हो रहा है, जिसको वैलिडेशन लॉस कह रहे हैं, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जब हमने डेटा ऑगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया इसको, तो उसकी क्या होगी, देखिए ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है, और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस दोनों क्या हो रहे हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अभी तक हमने मॉडल को क्या किया है, बैच को पास किए थे, समझ आ गई।
मैंने कहा था जब आप अगर मैंने एग्जाम्पल दी थी, अगर हमारे पास कुछ अगर 1000 इमेजेस हैं, अगर हमने अगर बैच साइज आपने 10 रखा है तो इसका मतलब है वो एक आइट्रेशन के अंदर 10 इमेजेस लेगा। ठीक है, इस तरह हमने उसको 16 इमेजेस दिए इनके, एक आइट्रेशन के अंदर वो 16 इमेजेस लेगा। क्लासेस का कौन सी क्लासेस मैंने कहा था यहाँ पे जो आपके ऑलरेडी फोल्डर होते हैं ना, उनका नाम जो भी उनकी फोल्डर के नेम होते हैं, पैरासिटाइज, अनइन्फेक्टेड, उनके नेम आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। वहाँ पे देखें ना, उसका पी कैपिटल आ रहा था, यू कैपिटल आ रहा था, और यहाँ पे क्लासेस के अंदर अगर आप ये नेम करेंगे डिफाइन, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑलरेडी नेम होंगे वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, यस सर। एक्सट्रेन वाई ट्रेन देते हैं, तो इधर आप खाली ट्रेनिंग डाटा दे रहे हो, खुद ही कहाँ पे मॉडल डॉट फिट मॉडल और फिट के लिए दोनों डेटा पास कर रहे हैं, ट्रेन डेटा पास कर रहे हैं। ट्रेन डाटा में हालांकि मॉडल को ट्रेन किया जाता है ट्रेन डेटा की बेस, तो आपने कह रहा है टेस्टिंग डेटा क्यों पास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि उसके ट्रेनिंग लॉस को वैलिडेशन लॉस को कंपेयर किया जा सके। मतलब ट्रेन डाटा में हम एक्सट्रेन और वाई ट्रेन देते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं 40% है। आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने उसको इमेज डेटा जनरेटर के थ्रू उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया है। ये हमारी क्लासिकल मॉडल है ना, ये हमारी डीप लर्निंग की मॉडल है। डन। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडल को फॉर जो भी आपने मॉडल ट्रेन, अगर अच्छी एक्यूरेसी आ रही होगी तो उसको मॉडल को क्या कर लें, सेव कर, पहले इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, देन उसको मॉडल को सेव करें। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल ट्रेन किया था उसका रिजल्ट किसी एक वेरिएबल में क्या करवा दिया था, स्टोर करवा दिया। अगर इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अपने मॉडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको लाइक पीडी के अंदर एक डाटा परफ्यूम से पास करें परफ्यूम मार रहे हैं। अबे इधर से कह रहा हूँ ऐसे नहीं आ रही कुछ। लाना तो तेरे में डर क्यों रहा है। चल छोड़ दो। दोनों चीजें आएंगी ना, लॉसेस भी आएंगे एक्यूरेसी भी। तो यहाँ पे अब इसके अंदर आप शो करवाएंगे तो हमारे पास इतना का रिजल्ट शो होगा। अब ये आ गया हमारे पास ट्रेनिंग लॉस, और ये क्या आ गया, वैलिडेशन लॉस, और ये आ गई ट्रेनिंग एक्यूरेसी, और ये क्या आ गई, वैलिडेशन एक्यूरेसी। कहता जब फर्स्ट ई बॉक्स चला, तो उस वक्त ट्रेनिंग लॉस क्या था 0.3 और टेस्टिंग लॉस क्या था 0.2, और उस वक्त ट्रेनिंग एक्यूरेसी 0.8 और टेस्टिंग एक्यूरेसी 0.9। जब सेकंड ई बॉक्स चला तो उसमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी 0.9 होगी और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी 0.9 होगी। ठीक है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं। तो अपने मॉडल को सेव करने के लिए हमने h.5 की फाइल में सेव कर लिया। अब जितना भी हमने ये मॉडल की ट्रेनिंग की वो सारी किसी क्या हो चुकी है, उसमें उसको क्लोज कर लिया। ठीक है, उसकी एक ऑब्जेक्ट पूरे एक मॉडल की क्या कर ली, कॉपी कर ली, और उसको जहाँ मर्जी आप उसको क्या करवा दें, वेब के अंदर करवाएं, iOS के अंदर करवाएं, क्या बात है, इतनी इजी क्या नहीं। करवा सकते हैं उसको। अब हम इसको एवेल्युएट करते हैं ग्राफिकली। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कर लो एक उसका मिनट। ग्राफिकली कर लेते हैं। ओके 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 सिंगल कुछ छुट्टी करते हैं। चुप कर जा खोती का बच्चा। ब्रेक क्या करेंगे, हम कहते आज हैं तो कि हमारे तेरे पास अंदर वो losses है गत- ना, ये कीड़ा कह रहा है होगा। एप्लीकेशन क्लास का। उसके अंदर सिर्फ आप दो चीज़ों को लें, पहले लॉसेस को कंपेयर कर लें, पहले लॉसेस को चेक कर लें ग्राफिकली। अगर ज़्यादा ही बॉक्स होते हैं फिर आप उसको ग्राफिकली हम चेक करते हैं। और इसी तरह ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस, उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर। ये हमने दो कॉलम सेलेक्ट किए डेटा फ्रेम में से, दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो ये दो आपकी दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये टेलीग्राम पे है ना, तो ये दो सेंड कर दीजिए कल वाली। आपका ट्रेनिंग लॉस व्हाट्सएप पे नहीं होती 2.5 मिनट से ज़्यादा। ये जस्ट 2 ई बॉक्स का टेलीग्राम रिजल्ट है। अगर आपके ज्यादा ई बॉक्स होते तो इस तरह का रिजल्ट आना है। ये तकरीबन का कह लेंगे फिर इसमें ले लेते हैं ना, सीधा ट्रांसफर। 15 ई बॉक्स का रिजल्ट था। ये हमारे जस्ट 2 ई बॉक्स का रिजल्ट है, इसलिए इस तरह का। ओके, ये था हमारे पास लॉस, यानी कि लॉस मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, इस प्रॉब्लम में। अगर अच्छा एक और चीज़ आती है, जो आपको टेस्टिंग लॉस है वो मिनिमाइज ही है, और ट्रेनिंग लॉस आपका मिनिमाइज हो रहा है। और इसी तरह हम चेक करते हैं दोनों की एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ओके। यहाँ पे
पे देखें, पहले कहता है जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी से कम थी और बाद में क्या होगी, improve होगी। और इस तरह आप इसको इस तरह भी एवेलुएट कर सकते हैं, मॉडल डॉट एवेलुएट। एवेलुएट के अंदर क्या बात करेंगे, अपना ट्रेन डेटा, तो ट्रेन डेटा की वो यानी कि सारी एक्यूरेसी आ जाएगी। ये अगर ये देंगे, ये भी 5-6 मिनट ले लेगा। अगर आप मॉडल डॉट ये ट्रेनिंग के साथ एक्यूरेसी आ जाएगी उसकी, मॉडल डॉट एवेलुएट करेंगे, ये किसके साथ आ जाएगी, वैलिडेशन, लेकिन टेस्टिंग के साथ ही एक्यूरेसी आ जाएगी। अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि वो टाइम लगेगा। ये ब्रेक करते हैं, चलिए ब्रेक कर देते हैं, साथ में उसको रन भी होना दे दें, दोनों रन भी होगा। एक तो रन हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगी तो कुछ